नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज हमारे साथ हैं बहुत ही उत्साही और पढ़ाकू युवा आनंद मेहरा जी। आनंद मेहरा की क्या खूबियां हैं, क्या ये करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाहर जाकर भी, और उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उन्हीं में से एक हैं आनंद मेहरा। और फिलहाल हरियाणा के इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था कि जो एससी वोटर है वो शैलजा जी की नाराज़गी की वजह से बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। उसके पीछे क्या सच्चाई है और उस चुनाव को किस नज़रिए से देखा जाएगा, उसकी एक्सपर्टाइज इनके पास है, क्योंकि ये चुनाव में उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। तो आइए जानते हैं आनंद मेहरा जी से इस चुनाव की और चुनाव से के बाद की या पहले की भी बहुत सारी चीज़ें। आनंद भाई, क्या हाल चाल आपके? बहुत अच्छा। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। जी, करंटली मैं पीएचडी कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से, और अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। और जो मैं अभी काम कर रहा हूँ फिलहाल, एक वीर सुनार वाला एक हिस्टोरिक मूवमेंट हुआ था 1973 में। तो उसमें एक भूमि आंदोलन हुआ है बेसिकली। तो उसमें कम से कम भी ये लगा लीजिए आप 25-30 हज़ार लोगों ने कॉन्स्टेंटली 3 महीने प्रोटेस्ट किए दिल्ली में। तो उस मोमेंट में बहुत सारे लोग शहीद भी हुए और अल्टीमेटली उनको काफ़ी साल की एक लीगल लड़ाई के बाद वो ज़मीनें मिली। तो उस पर मैं अभी शोध कर रहा हूँ, पीएचडी का जो मेरा काम है। उससे पहले भी मैं मतलब दलित और उस पर काफ़ी काम करता हूँ। तो मूलतः अभी मैं इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई है? मेरी पढ़ाई आप देखें तो 12th तक तो मैं उचाना में ही मैंने करा है। कौन सा गाँव आपका? मेरा गांव वैसे खेड़ी मसाने है। खेड़ी मसाने। हाँ, और मेजोरिटी मेरी क्योंकि मेरी फैमिली और परिवार मेरा उचाने रहता है पिछले 25-30 साल से लगा लीजिए। और उसके बाद से फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया था। अंडरग्रेड मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया है। तो उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया जेएनयू में, मैंने मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी। उसके बाद अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैक टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे फिर मैंने एमफिल किया पॉलिटिकल साइंस में। वहाँ पे मैंने काम किया इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, शेड्यूल कास्ट और इन सब पे। वो हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं था बट लार्जर कॉन्टेक्स्ट में था कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और नेशन बिल्डिंग पे कैसे अम्बेडकर का और इन सब के काम का शोध किया बेसिकली। और पीएचडी में थैंक्स टू यू कि आपकी वजह से एक वीडियो आपने जो डाला कि पहला दलित आंदोलन जो हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, नोबडी नोज अबाउट इट एक्चुअली, क्योंकि किसी ने इससे पहले किसी भी इस विषय पर बात हुई नहीं थी। तो वहाँ से इंसाइट लेने के बाद थैंकफुली आई गॉट सम लिटरेरी एविडेंस, लोकसभा के डिबेट्स, और उसके बाद से इवेंचुअली आई लैंडेड अप इन द पीएचडी थैंकफुली। अच्छा, सब पहले बात यहीं से शुरू करते हैं। हरियाणा का पहला दलित आंदोलन क्या था? पहला दलित आंदोलन जो अभी तक की पहला दलित आंदोलन जो अभी हम कह सकते हैं, एक तो सर्टेनली तो ऑब्वियसली नहीं कह सकते क्योंकि इससे पहले भी दलित समाज ने बहुत सारी जो कि अनरिकॉर्डेड है, ये भी मेजोरिटी तौर पे देखा जाए। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो आपके काम के अलग मुझे कोई काम नहीं दिखा, लिटरेरी तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये आंदोलन 1973 में स्टार्ट हुआ जी। और हुआ किस वजह से, जो पट्टे पर ज़मीनें दी गई थी। तो ये वीर सुनार वाला जो गांव है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इस ज़मीन पे पट्टे पे किसान जो थे दलित समाज के बेसिकली 152 परिवार थे जो काम जिनका रोजी रोटी उस ज़मीन से चलती थी। और जब वो रोजी रोटी चलती थी, फिर बंसीलाल के टाइम पे, गवर्नमेंट के टाइम पे, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि भाई हमें ये लैंड जो है डिस्पोजस करनी है, बेसिकली वो टेक ओवर करनी है उनको। और किस काम के लिए उन्होंने साइड करे 2 रीजन। ये लोकसभा की डिबेट में भी मैंने पाया, लोकसभा की 1973 की आप डिबेट देखो उसमें इजीली एक्सेसिबल है। तो उन्होंने कहा कि हमें एक सैनिक स्कूल बनाना है, एक एग्रीकल्चर फार्म बनाना है। अच्छा। तो इस 2 रीजंस की वजह से हमें ये जमीनें वापस चाहिए। अब 152 परिवार आप लगा लीजिएगा, अच्छा खासा पूरा एक बड़ा लोगों का समूह है जो उसमें पूरा डिपेंडेंट है। तो उनका तो पूरा रोजगार ही चला जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट में आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसने पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट करा कि भाई हम ये लोगों की ज़मीनें हैं, आप फिर ये अगर नहीं होगी तो इनके पास तो दूसरा समाधान नहीं है जहाँ से जाके कुछ इनके पास खाने पीने का कुछ सामान है नहीं, या फिर इनका और के व्यवसाय में इनका हिस्सेदारी नहीं है। तो उन लोगों ने स्टार्ट करा। बट अल्टीमेटली क्योंकि आरपीआई का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड उस समय जितना मुझे अभी तक पढ़ने में आया उतना नहीं बन पाया, मोमेंटम इतना एक मोमेंट नहीं ले पाया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्होंने चांदराम जी से अप्रोच करा कि भाई ऐसा ऐसा है, आप देखिए थोड़ा अगर कर सकें। तो उन्होंने कम्युनिटी एक प्राइड की तरीके से कि भाई हमारे समाज के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और उस टाइम चांदराम जी क्योंकि पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे हरियाणा के, बड़ा नाम, तो एक अच्छा खासा नाम था। चौधरी चांदराम जी हरियाणा के पहले ऐसे दलित नेता थे जो अपनी कम्युनिटी के साथ साथ जाट कम्युनिटी में भी उतने एग्जैक्टली थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो होने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि भाई आप इसका दायित्व लीजिए और नेतृत्व करिए इसको। तो अंबेडकर भवन है पंचकुला रोड पे दिल्ली में, तो उस टाइम वो वहाँ पे रहते थे।
तो उन्होंने क्या किया वहाँ पे, बल्कि उनके बाकायदा जागता इंसान करके एक न्यूज़पेपर है उनका, उन्होंने रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड है ये, उन्होंने 3 अखबार निकालते थे ना वो। जी, एक कमाऊ था, एक जागता इंसान था, एक और न्यूज़पेपर में उसका ध्यान मैं जिक्र करूंगा बाद में। तो उसमें उन्होंने लिखा बाकायदा, बताया भी उस टाइम की उनकी स्टेटमेंट बड़ी फेमस भी हुई थी वो। उन्होंने बोला या तो मैं अपने लोगों की ज़मीन लेके यहाँ से जिंदा जाऊँगा, या फिर मेरी डेड बॉडी जाएगी यहाँ से, तीसरा कोई नहीं। या तो चांदराम जाएगा या चांदराम का शरीर जाएगा, अपने लोगों की ज़मीनें लेके जाएंगे, उसके बिना नहीं जाएंगे। तो इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने 1973 में अगस्त में मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और जो आज मदर क्रिसेंटा रोड है, 3 मूर्ति का, एक दिल्ली में एक बड़ा फेमस जगह है जहाँ पे नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी भी है। तो वहाँ पे पूरा मूवमेंट ये लगाइए आप, 3 महीने लगातार चला कॉन्स्टेंटली। और मैंने जो लोग उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें उन लोगों से बात करी, तो उन लोगों का कहना है कि कम से कम भी ये लगा लीजिए, उस टाइम भयंकर बारिश के टाइम, अगस्त आप जानते हैं, और दिसंबर तक वो मूवमेंट चला। तो तकरीबन आप 3 महीने मोटा मोटा 113 दिन एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो 113 दिन वो आंदोलन चला। और आंदोलन चलने के बाद होम मिनिस्टर को आना पड़ा उस साइट पे एग्जैक्टली। 3 मूर्ति रोड पूरा ब्लॉक था, और जो आज इसको मदर क्रिसेंटा रोड, पहले उसका नाम कुछ और था, तो पूरा ब्लॉक रहा। और 3 महीने बाद जब उन्होंने लगा कि भाई ये तो नहीं मानने वाले, नहीं जाने वाले, और लोग यहाँ से रोटियां लेके जाते थे, किसी किसी गाँव से रोटियाँ आती थी, जत्थे के जत्थे दलितों के जाते थे उस समय दिल्ली बिल्कुल। में। तो किसी गांव से रोटियां आ रही हैं, किसी गांव से कुछ आ रहा है, किसी से कुछ आ रहा है। और उस टाइम बड़े लोग बता रहे थे कि जामुन का सीजन बड़ा रहता था, तो कहते कई बार तो रोटी नहीं आ रही, तो जामुन खा के काम चला रहे हैं, बट निरंतर संघर्ष में लगे हुए हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये भी थी कि जो चांदराम जी की वाइफ थी मिसेस दुर्गा देवी, तो वो कॉन्स्टेंटली इस आंदोलन में थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कम्युनिटी के लिए, ना कि एक पुरुष प्रधान जो एक नेता समाज, जो हरियाणा का बड़ा एक मैस्कुलिनिटी, महिलाएं भी उस जत्थे में जाती थी। हाँ, ये बड़ा, मैंने भी जब इस आंदोलन के बारे में पढ़ा था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जी। उनका 1973 में जब चौधरी बंसीलाल जैसे अकड़ू मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे हों, और उस समय हमारे प्रदेश के दलित एक आंदोलन कर रहे हैं, और न केवल वो सिर्फ खाना पूर्ति है, वो मतलब एक प्रभावी आंदोलन किया उन्होंने, खाना पूर्ति आंदोलन नहीं था वो। और जब मैं उनका हिस्ट्री पढ़ रहा था, मैंने देखा कि उन्होंने अपनी सेकंड लाइन तैयार कर रखी थी। मतलब ये था कि ये लोग अरेस्ट होंगे तो फिर ये आएंगे, फिर ये आएंगे, 3rd 4th लाइन तक उन्होंने तैयार की थी। एग्जैक्टली। क्योंकि इसमें आप अगर देखेंगे तो आसान बात नहीं है। अगर आप 25,000 लोग, ऑफिशियली 25,000 लोगों की गिरफ्तारी देना, और ये भी एक अकेला ऐसा नहीं कि हरियाणा से, बहुत सारे लोग पंजाब से आए उस टाइम। ये 152 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल, उस समय इसने 4 राज्यों में एग्जैक्टली सही दलित आंदोलन को जोर पकड़ा दिया था। हाँ। और अंबाला में गिरफ्तारियां हुई, पटियाला में गिरफ्तारियां हुई, तिहाड़ में भी गिरफ्तारियां हुई। और पार्लियामेंट स्ट्रीट का अभी तक जहां तक मैं कर पाया हूँ, तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे तो अच्छी खासी हर रोज दूसरे तीसरे दिन लोगों को डिटेन किया जा रहा है। तो इतना ब्रूटली वो काम चला, और उसके अल्टीमेटली फिर सरकार को थोड़ा बो डाउन होना पड़ा कि भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो फिर इनफैक्ट जिस टाइम होम मिनिस्टर उस टाइम के जो थे, तो वो जब आए साइट पे, तो एक उनमें से किसान बल्कि खड़ा हो गया, तो उसने कहा जी हम नहीं जाएंगे। तो बोले भाई क्यों नहीं जाओगे, मैं तो, आप तो आश्वासन दे दिया ना आपको। तो उसने रहने में बोला मेरा तो ऊँट मर गया जी, मैं नहीं जाऊँगा। तो बोले ऊँट मर गया? बोले हाँ। बोले हमारा तो खेती बाड़ी का एक ही था उस टाइम, तो सही बात है। उस टाइम लोग बैल के साथ, ऊँट के साथ, उस टाइम के टाइम पे खेती होती थी। तो कहता जी एक ही था, और मेरे पास मजदूर के लिए तो ऊँट तो रोजी रोटी का माध्यम था। तो उन्होंने कहा जी हमारा तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ, जमीनें आपने ले ली, पशु हमारे थे वो मर गए, बोले जाएँ कहाँ। तो बड़ा टसल के बाद फाइनली उन्होंने, जब इंदिरा गांधी ने भी इवेंचुअली इंटरवेन करा, और चौधरी चांदराम जी का थोड़ा कद देख के उन्होंने फाइनली एडमिट करा कि भाई ठीक है, अभी हम इनको, ये आप प्रोटेस्ट बंद करिए, हम आपको तथाकथित पूरा सारा चीज़ें करने के बाद ऑफिशियली आपको टेनेट्स के बजाय वो जितना 152 पर उनको सबको ज़मीनें देंगे वापस देंगे। तो ये उस टाइम पे पूरा मूवमेंट फाइनली जाके शांत हुआ, और अल्टीमेटली उनको बाद में ज़मीनें मिली। और बहुत, मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूँ, प्राउडली कोट करता हूँ, कि हरियाणा में के जो दलित नेता हैं, चौधरी चांदराम, चौधरी दलबीर सिंह, चौधरी जगन्नाथ, ये अगर समाज में हिस्सेदारी की बात करी, बराबर का रसूख इनका था। मतलब हरियाणा बाकी प्रदेशों के बनिस्बत इस मामले में बहुत अच्छा है राजनीतिक रूप से, कि यहाँ आप अगर राजनीति में आपने एक मुकाम बनाया है तो फिर सम्मान सबको बराबर मिलता है यहाँ पे। बिल्कुल। आप यूपी में ये कल्पना आज भी नहीं कर सकते हैं कि कोई दलित नेता अपने नाम के साथ इस टाइटल कैरी करे। चौधरी नाम की जो एक विशेषता जो यहाँ हरियाणा में ही बड़ा अलग से देखने को मिल जाता है, मतलब चौधरी वेरी प्राइड थिंग। अदरवाइज लोग चौधरी मतलब यूज करना अपने आप में बड़ा गौरव से भरने वाली बात है, और हर कोई उसको कैरी करे, और एक समाज जिसको हाशिए से बहुत टाइम तक। इसमें इसी बीच में मैं एक बात और बता देता हूँ, जैसे पंजाब का जब यूनाइटेड हरियाणा बाइफरकेट जब हुआ, उस टाइम से पहले की बात है,
क्योंकि जमीनें जो हैं दलित समाज के पास नहीं थी। हरियाणा आज भी बहुत थोड़ी मोटी जमीनें हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, कॉलोनियल टाइम का ही कानून था, अंग्रेजों के टाइम का कानून था, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट। ये पास हुआ था 1900 में। उसके बाद 1901 और 2-4 अमेंडमेंट आई, तो वहाँ पे उन्होंने लीगली इसको डिप्राइव करा एक समाज को, अच्छे खासे समाज को। तो वहाँ पे उन्होंने 2 कैटेगरी बनाई, एक बनाई एग्रीकल्चरिस्ट, एक बनाई नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। अच्छा। तो एग्रीकल्चरिस्ट जो समाज था उसमें उनको क्या था, उनको लीगली पूरी चीज़ें अलाउड थी, आप जमीनें खरीदिए, बेचिए या कैसे भी उनको करिए। जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट क्लास था उसके पास भले ही आपके पास पैसा है, कैपेसिटी है बाई करने की, बट आप अलाउड ही नहीं है, आपको आप खरीद ही नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे, मैं पंजाब हरियाणा के आप अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की डिबेट देखेंगे तो उसमें वाकई भरे पड़े हैं, जो बहुत सारे लोगों के पास, इनफैक्ट एक मैं आपको वाक्य सुना देता हूँ। एक किसी की जमीन का उनके पास थी नहीं, तो किसी ने गिरफ्तार कर लिया, अंडर ट्रायल था वो बंदा। तो अंडर ट्रायल होने के बाद उन्होंने बोला कि भाई ठीक है तेरी जमानत दे देंगे, तो कन्विक्शन तो चलो ठीक है, बट जमाने के लिए कुछ पैसा तो होगा। कहता पैसा तो नहीं है जी। तो कहता कुछ जमीन वमीन, कहता जमीन हमें अलाउड ही नहीं है। तो फिर अंदर ही छोड़ो, बोले पैसा आपके पास नहीं, जमीन आपके, गिरवी क्या रखोगे? तो गिरवी रखने के लिए है ही नहीं। तो एक मतलब लेजिस्लेटिवली एक बेसिकली लीगलाइज तरीके से एक बड़े समुदाय को मतलब उस तरीके से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो आज तक वो टसल में, तो ये इसलिए एक रिमार्केबल मोमेंट हो जाता है कि भाई जिस समाज को नहीं मिला और वो इतना एग्रेसिव मोड में, उनके लिए जिसके पास जमीन नहीं है, हाँ, वो तो जमीन की ज्यादा कीमत पहचानता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिसके पास है उसको उस चीज़ की वैल्यू इतनी नहीं होती। तो इसलिए वो लोगों ने उस समय इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाया। तो आपका पीएचडी का टाइटल क्या है? जी अभी जो मेरा एग्जैक्ट टाइटल है वो है द बीर सुनारवाला लैंड मूवमेंट। अच्छा, उसी पे पीएचडी? एग्जैक्टली पूरा उसी पे है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे काम आपके काम आ गया। आप क्या, मैं बताता रहा हूँ, आपका जो काम था, आपकी एक 5-10 मिनट का जो आपने अच्छा खासा एक 5-10 मिनट में जो इतना मतलब एक ब्रिलियंट एनालिसिस में उसको बोलूँगा। इनफैक्ट मैंने मेरे प्रोफेसर को दिखाया, मैं बोला कि अब ये तो आज तक किसी को पता ही नहीं है, फाइंड दिस पर्सन। उन्होंने बोला कि धर्मेंद्र गवारी को ढूंढो और पता करो कैसे कैसे है, मतलब फाइंड सम लिटरेचर कि कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। देन आई आस्क्ड यू कि भाई कैसे कैसे हुआ है सारी चीज़ें। तो बीर सुनारवाला लैंड मूवमेंट, ए सोशो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ दलित्स इन हरियाणा। अच्छा, तो जमीनें मिलने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही पीएचडी कर रहा हूँ। बिल्कुल। आपके बिना ये इसको लीड नहीं मिलती बेसिकली, मैं इसको अगर सीधी भाषा में कहूँ तो। देखिए, पत्रकारिता तो 20 साल से कर रहे हैं, पर कुछ मोमेंट मतलब जैसे ये आप वाला है, आप मुझे सच में बहुत प्राउड फील होता है कि कुछ तो कर पाए। जी बिल्कुल। अगर मान लो मैं उस चीज़ को पढ़ता नहीं, निकालता नहीं, तो हो सकता है कि वो आज भी लोग उसके बारे में नहीं जानते, उस चीज़ के बारे में। आप जैसे युवा साथी उस पर रिसर्च नहीं कर रहे होते, तो ये एक अचीवमेंट है। खैर चलो, अब इस करंट इलेक्शन पे आते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं और आपने इस चुनाव को देखा भी है। तो कहते हैं कि ये मोमेंट, ये कांग्रेस इस चुनाव में जीतते जीतते इसलिए रह गई कि शैलजा जी का एक फैक्टर था। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इस चुनाव में? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो आप दलित राजनीति की बात करें तो हरियाणा में एक इंडिपेंडेंट दलित ऑटोनॉमी की जो है, जिसको आप जैसे अगर यूपी में आप देखें, कांशीराम का एक अच्छा लंबा खासा चौड़ा मूवमेंट रहा, जिन्होंने एक ऑटोनॉमी दिया, एक दलित ऑटोनॉमी की, एक उनकी एक एजेंसी क्रिएट की कि आपकी एक इंडिपेंडेंट है सोच। उनका एक फेमस नारा भी था कि भाई अगर आप किसी का सहारा लोगे तो आपको उसका इशारा भी मानना पड़ेगा। और ये बखूबी दिखता है हरियाणा की राजनीति में, साफ दिखता है जब भी हम दलित राजनीति की बात करते हैं, चाहे वो अशोक तंवर हो या फिर कुमारी शैलजा हो। भले कुमारी शैलजा तो एक पार्टी से लंबे समय से अपने पिता और उनके, वो कहती है कि मेरी नसों में कांग्रेस का खून है। वो तो ये तक कहती है कि भाई मैं तो जब जाऊंगी इस दुनिया से तो कांग्रेस के झंडे में ही जाऊंगा। उनका एक सो कॉल्ड, पता नहीं तब तक कांग्रेस रहेगी कि नहीं रहेगी, ये अलग विषय है। हाँ, तो उस तरीके से जैसे अब हम लोगों ने जितना मैं समझ पाया हाल फिलहाल के कुछ समय में, तो 2 चीज़ें तो मुझे क्लियर समझ में आती हैं। पहली चीज़ ये कि जैसे एक अभी वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, उस वर्डिक्ट पे क्लियर स्टैंड कांग्रेस ने नहीं लिया। इंडिविजुअली आप नेता की बात करें तो कुछ नेता ने जो कैटेगरी वाला है, हाँ कैटेगरी, जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात हुई, हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब है नहीं, शेड्यूल कास्ट की बात है, तो उसमें कोई क्लियर स्टैंड इनका नहीं था। तो ये, और दूसरी बात ये है कि जब भी कभी भी एक कास्ट बेस्ड जितनी भी एट्रोसिटीज़ होती हैं, खुल के ये लोग अगर आप देखेंगे तो यहाँ के दलित नेता जो हरियाणा में जिनका नाम है अच्छा खासा, वो खुले तौर पे नहीं बोलते। वहीं इस बार अगर आप देखें तो चंद्रशेखर रावण और जेजेपी का एक बड़ा गठबंधन जिसमें देखें, हालांकि उसका कुछ फ्रूटफुल नहीं निकला, ये भी क्लियरिटी है साफ, क्योंकि वहाँ जो हरियाणा का एक वो समाज है, जिस तरीके की वो राजनीति की समझ रखता है, वहाँ एकदम न्यू कमर्स के लिए इतनी बड़ी इजीली एंट्री स्कोप नहीं है। हाँ, अभी तो रावण के लिए यूपी में भी स्कोप नहीं है, पहले तो वहाँ प्रूव करना पड़ेगा। हाँ,
वो एक सांसद आए बन के, वो उनका एक अच्छा एक पॉलिटिकली होल्ड उन्होंने जो एक यंग जनरेशन पे है स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे वो होल्ड। एक दूसरा रीज़न ये भी है कि दलित राजनीति आप हरियाणा में देखें तो 3-4 हिस्सों में डिवाइड है। पहले क्योंकि बीएसपी का एक अच्छा खासा वोटर रहा है परसेंटेज वाइज अगर देखें, और वो कंटिन्यूसली डिक्रीज ही हुआ है, बढ़ा तो नहीं है। वो मायावती जी की गलतियाँ हैं। हाँ, और उसके बाद अब चंद्रशेखर एक नए उसमें एंट्री उन्होंने ली। फिर ऊपर से आप देखिए तो कांग्रेस में कुमारी शैलजा हैं, और फिर तंवर इधर उधर उनका चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं लीडरलेस ही है वो समाज में, तो उसको वही कहूँगा एक सेंस में। तो जब तक लीडरलेस रहेंगे और वो ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, तो वही कांशीराम जी की बात मुझे यहाँ पे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी बिल्कुल सजग लगती है कि जो वो कहते हैं जब तक आप इंडिपेंडेंटली अपना कुछ खड़ा नहीं करेंगे तब तक तो आपको इधर उधर दूसरे के इशारे पे ही रहना पड़ेगा, पेंडुलम ही रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो इस वजह से वो कंसोलिडेशन नहीं है। और इस चुनाव में आप देखें तो बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। एक जो वाल्मीकि समाज, जिनका प्री पोल अलायंस, इनफैक्ट नायब सैनी जी ने घोषणा कर दी थी कि जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसके तुरंत बाद उन्होंने इलेक्शन होने से पहले बोल दिया कि जैसे ही वी विल इम्प्लीमेंट इट, जैसे हमारी सरकार बनेगी विल इम्प्लीमेंट कर देंगे। हाँ, तो उसका अच्छा खासा फायदा देखने को भी मिला। तो आप देखेंगे तो दलित समाज अगर मोटे मोटे तौर पे बोला जाए 20 से 22% हरियाणा में है, तो उसका मेजर पोर्शन तो गया भी है। और कांग्रेस की जो है विद इन टसल, क्योंकि एक ठीक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट बंटवारे के तौर पे भी आप देखेंगे तो खासी सामने आई है बात कि कुमारी शैलजा के खेमे को जो फैक्शनलिज्म यूज़ किया जाता है हरियाणा में, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है 8-10 टिकटें जो उनकी बोली जाती है सुरजेवाला शैलजा इन सबको मिला के, तो उनके हिस्से में तो जो आवंटन की बात है वहाँ पे इतना सही है नहीं। वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई डेमोक्रेटिक तो नहीं है। कांग्रेस अगर विद इन डेमोक्रेसी की बात करे तो विद इन डेमोक्रेसी तो मुझे नहीं दिखती, और वो फ्यूडलिज्म जो होल्ड है अभी भी वो है अच्छा खासा है, और उसका खामियाजा देखने को मिला। और कुमारी शैलजा ने इस वजह से कास्टिस्ट जो उनके ऊपर रिमार्क लगे अच्छे खासे, एक ठीक है वो एक समाज का एक ढांचा है जिसमें वो पहले से चलते आ रहे हैं चीज़ें। उसने बड़ा वो जो वीडियो था, हाँ, उसने बहुत बड़ा मेजर रोल किया है। हाँ। कांग्रेस ने अगर इलेक्शन लूज किया है तो वो एक वीडियो उसका बहुत बड़ा बहुत रीज़न है। हाँ, और उसके बाद से आप देखें तो बहुत सारे लंबे टाइम तक चुप ही भी रही, किसी लीडर ने बोला भी नहीं उसके, बोला भी नहीं हाँ कि हमसे ये हम नहीं चाहते, या फिर हमारे लोगों ने ऐसा बोल दिया, तो कोई अपोलॉजीज भी उस तरफ से नहीं आई। और कुमारी शैलजा का तो सीधा सीधा दिख रहा था जब वो इलेक्शन से थोड़ा बाहर रही, तो ऑलमोस्ट वीक और 10 दिन वो रही अच्छा खासा। इनफैक्ट खड़गे जी जब यहाँ पे आए और फिर राहुल गांधी के साथ वो डायरेक्टली दिखी थी। तो कहीं ना कहीं आजकल के समाज में सोशल मीडिया जहाँ इतना एक्टिव है, वो समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है जहाँ पे उनको क्लियर समझ में आता है कौन हमारे पक्ष में खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, कौन अभी इज्जत कर रहा है, बाद में कितनी करेंगे। तो देयर इज़ अ क्लियर कट डिवीजन, उनको समझ में आता है ये बात। तो इसलिए आप एक देखिए तो अगर मोटे तौर पे मैं कहूँ कांग्रेस का एक हिस्सा उसको एक दलित वोट वो जितना जोड़ना चाहिए था वो नहीं जोड़ पाया, वो सीधा सीधा बीजेपी के फेवर में गया है। और क्योंकि चंद्रशेखर रावण थे और बीएसपी थी तो इनमें अच्छा खासा डिवाइड हुआ है। और एक जो हिस्सा था जो ये रिजर्वेशन का जिसमें बाइफर्केशन कैटेगरी की थी बात, वहाँ पे तो अच्छा खासा कंसोलिडेट कर पाया बीजेपी, और दैट्स व्हाई दे आर विनर। तो आपने आनंद जी को सुना होगा दोस्तों, और ये बहुत ही कैजुअल बातचीत थी, बिना तैयारी के की हुई थी। लेकिन मैं आनंद से आपको इसलिए मिलवाना चाहता था कि हरियाणा के जो युवा साथी हैं वो थोड़ा बाहर जो निकल रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं सोसाइटी में, तो उसकी रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे एक वीडियो से इनको ये आइडिया मिला और हरियाणा के दलित आंदोलन पे अब ये पीएचडी कर रहे हैं। तो आनंद मेहरा जी के बारे में आप क्या कहेंगे, इनके विचार आपको कैसे लगे, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मिलते रहना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस बड़े मतलब जिसका एक अच्छा खासा नाम इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करना इज ऑल्सो वेरी टफ इन दीज डेज स्पेसिफिकली, तो उसमें आपकी एक आवाज़ जो आप रखते हैं तो उसका एक बड़ा वजूद है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।